हेलो गाइस। और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो में आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल लाइफ से भी। तो मैं आज आपको जो अकाउंटिंग रेशो पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ दो रेशो। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ हम दो रेशो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम धीरे धीरे करके इसी तरह से दो दो तीन तीन रेशो करके इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। दो रेशो जो सर हम पढ़ने वाले हैं, वो पहला रेशो होने वाला है हमारा क्या, वो होने वाला है सर हमारा करंट रेशो। क्या होने वाला है? करंट रेशो। आप लोगों ने करंट रेशो के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आप लोगों को थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो, ये जो दो रेशोज हैं ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, अगर प्रैक्टिकल लाइफ से बात करें तो यहां से इन दो रेशोज की मदद से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हम उसकी ताकत यानी उसकी स्ट्रेंथ और उसकी कमजोरी के बारे में पता लगा सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये दो रेशो आपको बहुत हेल्प करेंगे। These two ratios are very very important। मैं अगर आपको बताऊं कि शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है, शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको पहले उसका रेशो एनालिसिस आना चाहिए। तो अगर आपको रेशो एनालिसिस आता है तो आप इजीली शेयर मार्केट को समझ सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। और करंट रेशो और डेब्ट इक्विटी रेशो तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से और शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्केट को एनालिसिस करने के लिए आपको करंट रेशो और डेब्ट इक्विटी रेशो की नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं और डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके सर, जी सर, समझ में आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। सर करंट रेशियो हमें निकालना तो आता ही नहीं है, मतलब अगर हम करंट रेशियो का फॉर्मूला समझे तो फॉर्मूला क्या है, हमारे पास तो फॉर्मूला ही नहीं है कुछ। अरे टेंशन ना लो, अभी सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेते बच्चे। चलिए सर, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं। देखिए, अगर मुझे करंट रेशो कैलकुलेट करना है तो करंट रेशो का फॉर्मूला होगा दोस्त, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा सर? करंट रेशो। सर पहले हमें समझना होगा सर कि ये करंट रेशो क्या, करंट असेट क्या होती है, फिर हमें समझना होगा सर ये करंट लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, पहले हमें क्या समझना होगा? करंट असेट क्या होती है, उसके बाद हमें समझना होगा करंट लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे करंट असेट की बात करूं तो ऐसी कोई भी असेट, ऐसी कोई भी आपकी संपत्ति जो विद इन 1 ईयर के लिए, यानी 1 साल से कम के लिए, 12 महीने से कम के लिए अगर आपके पास कोई असेट है तो वो करंट असेट बन जाएगी। और अगर आपको कोई लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है और वो करनी है 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर और विद इन 12 मंथ्स, तो आपकी वो बन जाएगी करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया सर? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। तो करंट रेशो के लिए सर मुझे दो चीजें चाहिए, एक करंट असेट चाहिए और एक करंट लायबिलिटीज चाहिए। करंट असेट अगर मुझे बिजनेस की पता चल जाती है तो मैं उनको ले लूंगा, और करंट लायबिलिटीज पता चल जाती है बिजनेस की, उन्हें ले लूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास करंट रेशो आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट से अब अपना हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे, देखिए। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपके पास वो 5 लाख रुपए की है। ओके, इन्वेंट्रीज हैं आपके पास 70,000 रुपए की, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 90,000 के, करंट इन्वेस्टमेंट हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? सर हाँ जी। तो ये सारी चीजें आपको गिवन है,
यहाँ पर आपको लायबिलिटीज भी पता है, कुछ कुछ असेट्स भी पता है, लेकिन वो करंट भी हो सकती है और नॉन करंट भी हो सकती है, फिक्स नेचर की भी हो सकती है, करंट नेचर की भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है ना। तो इसमें हमें एक एक करके समझना होगा सर हमें कौन कौन सी गिवन है। अगर मैं आपसे लैंड एंड बिल्डिंग की बात करूं तो क्या ये मेरी करंट असेट है? आप कहेंगे सर करंट असेट तो नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग तो लंबे समय के लिए ली जाती है ना। तो मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, मैं दो चीजें फाइंड आउट करूंगा यहाँ पर, क्या क्या मैं पहले फाइंड आउट करूंगा यहाँ पर करंट असेट। तो मैं करंट असेट जो भी होंगी वो मैं यहाँ पर प्लस कर लूंगा, और जो मेरी करंट लायबिलिटीज होंगी मैं वो यहां पर प्लस कर लूंगा। ठीक है, हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो करंट एसेट यहां पर लिखते चले जाएंगे, जो भी होगी करंट लायबिलिटीज यहां पर लिखते चले जाएंगे। फटाफट से देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग क्या करंट एसेट है, क्या करंट लायबिलिटी है? सर कैसी बात करें, ना तो करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है, तो कुछ नहीं करना, छोड़ दो इसे, इसका ट्रीटमेंट हमें नहीं करना कुछ भी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेरी असेट है, और कैसी असेट है? करंट असेट। इन्वेंट्री कैसी है मेरी? करंट असेट, वो है 70,000, तो करंट असेट में लिख लिया मैंने 70,000 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद इसका भी ट्रीटमेंट मैंने कर लिया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल देखिए क्या है, ट्रेड रिसीवेबल असेट है, हाँ जी असेट है, डेटर्स असेट है ना, हाँ जी असेट है। करंट असेट है, हाँ आप कहेंगे हाँ जी सर करंट असेट है, करंट असेट है, तो मैं यहाँ पर इसमें प्लस कर दूंगा, कितने रुपए? 90,000। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा आपको करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, करंट इन्वेस्टमेंट असेट होती है, हाँ जी असेट होती है, करंट नेचर की होती है या फिर नॉन करंट नेचर की? आप कह रहे हैं सर साफ साफ पता तो है, करंट इन्वेस्टमेंट लिखिए, इतने क्या सोचना, 35,000 इसमें प्लस कर दीजिए, करंट असेट ही है ना, हाँ जी सर। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो विद इन 1 ईयर आपकी लायबिलिटी को पे करना होगा, तो एक क्रेडिटर और बिल्स पेबल क्या होते हैं? करंट लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज है, हाँ जी लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में मैं प्लस कर दूंगा, कितना है? 46,000। ठीक है जी। उसके बाद आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सर लायबिलिटी तो है, आपने उधार पैसा लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, आपका जो पीरियड है वो टेन्योर क्या है? लॉन्ग टर्म है। तो जब लॉन्ग टर्म है तो क्या ये करंट लायबिलिटी बनी? लायबिलिटी तो है लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म नेचर की है, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, हमें तो सिर्फ करंट असेट और करंट लायबिलिटी चाहिए ना। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हाँ जी बोरोइंग्स मतलब उधार पैसा लिया है, और शॉर्ट टर्म नेचर के लिए, शॉर्ट टर्म कहने का मतलब विद इन 1 ईयर के लिए लिया है आपने, 1 साल के लिए है, तो हाँ जी लायबिलिटी है, हाँ जी सर लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म है, हाँ जी शॉर्ट टर्म है, यानी करंट लायबिलिटी है, तो इसको भी मैं ले लूंगा करंट लायबिलिटी के अंडर, ये आ जाएगा मेरा 20,000। क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स सर क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया है कि आपको टैक्स पे करना है, तो आपको साफ साफ पता है टैक्स तो 1 साल के अंदर ही पे करना होता है ना, तो करंट लायबिलिटी है, क्या है? ऑब्वियस सी बात है करंट लायबिलिटी, तो मैं इसको करंट लायबिलिटी में ऐड कर लेता हूँ 10,000। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बकाया, तो 1 साल के अंदर यदि पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, मैं तो इसमें प्लस कर लेता हूँ 4,000। ओके, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश के बराबर, जैसे बैंक हो गया है ना, ज्वेलरी हो गई, ये जो होती है ना हमारे शॉर्ट टर्म नेचर की, जो वो हो गए हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, तो ये जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है ये मेरी करंट असेट होती है, असेट है, हाँ जी करंट असेट है बिल्कुल है, तो 5,000 में इसमें प्लस कर दूंगा। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसका टोटल लगा लेते हैं सर, और इसका टोटल लगा लेते हैं, कितना आएगा फटाफट से टोटल कर लीजिए। आप कहेंगे सर 70,000 रुपए प्लस 90,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000, तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपए, ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। करंट असेट आ गई, ऐसे ही करंट लायबिलिटीज निकाल लीजिए, 46,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000, तो ये आ जाएगा 80,000 रुपए। आपके पास करंट असेट भी आ गई है, आपके पास करंट लायबिलिटीज भी आ गई है, ये मेरी करंट असेट आ गई है और ये मेरी करंट लायबिलिटीज आ गई है। ओके, हाँ जी सर समझ में आ गया। तो करंट रेशो का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था करंट असेट अपन करंट लायबिलिटीज, क्या पढ़ा था? करंट असेट अपन करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर मैं करंट असेट और करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला लगा लेता हूं, करंट रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं करंट रेशो, करंट रेशो। आप कहेंगे सर करंट असेट है मेरे पास 2 लाख रुपए और डिवाइडेड बाई
80,000 रुपये करंट लाइबिलिटीज है, तो रेशो जो आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा सर 2 लाख डिवाइड बाई 80,000, ये आ जाएगा 2.5/1, 2.5/1 करंट रेशो आ गया मेरा। अब ये 2.5/1 है क्या? इसका मतलब अगर करंट लायबिलिटीज 1 रुपए है तो करंट असेट मेरे पास 2.5 रुपए है, और अगर मैं करंट लायबिलिटीज की 1 रुपए की पेमेंट कर भी दूं तो भी हमारे पास, हमारी कंपनी के पास 1.5 रुपए यानी 1.5 रुपए बच जाएगा। इसका मतलब कंपनी ठीक है या बेकार है? आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया है कंपनी, लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बावजूद इसके पास करंट असेट बचती है, पैसा बचता है इसके पास। क्लियर हो गया? तो करंट रेशो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, टोटल असेट बता दिया आपको 40 लाख, टोटल असेट कितनी है 40 लाख। नॉन करंट असेट आपको बता दी 22 लाख रुपए, शेयर कैपिटल पता है आपको 24 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस पता है आपको 3 लाख रुपए, नॉन करंट लायबिलिटीज पता है आपको 8 लाख रुपए। आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशो। अब इस क्वेश्चन में परेशानी ये है, ना तो आपके पास करंट लायबिलिटीज हैं और ना ही आपके पास करंट असेट्स हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास ना तो करंट असेट है ना करंट लायबिलिटीज है, तो यहां पर कैसे निकालें? यहां तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना एक रफ बैलेंस शीट बना लीजिए कंपनी की, और आपको पता होगा कि कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है शेड्यूल नंबर 3 पार्ट 1 के अनुसार बनती है, कंपनीज एक्ट 2013 में। वहां पर कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो उसका फॉर्मेट क्या होता है सर? उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। यहाँ पर मुझे थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए इसमें, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, एक रफ बैलेंस शीट बना लेते हैं कंपनी की। जस्ट मैं आपको बस थोड़ा सा समझाने के लिए बना रहा हूँ ये, ठीक है। ये मेरी बैलेंस शीट हो गई है। अब क्या कर दिया गया है ना, बैलेंस शीट जो बनती है कंपनी की उसको हेडिंग्स में, उसको सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहली जो बनती है लायबिलिटीज बनती है, यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज होती है, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी में हमारा आता है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल। उसके बाद में आती है हमारी एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद आती है हमारी करंट लायबिलिटी, और उसके बाद हम टोटल लगा लेते हैं यहाँ पर, ये मेरा टोटल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरी असेट्स का बैलेंस मुझे पता होना चाहिए। असेट्स, असेट्स में दो ही असेट होती है, एक होती है नॉन करंट असेट, एक होती है करंट असेट, और उसके बाद अपना टोटल आ जाता है। ये जस्ट मैं आपको एक रफली बैलेंस शीट बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर टोटल असेट पता है, टोटल असेट पता है आपके पास 40 लाख। तो टोटल असेट तो ये होगी ना दोस्त 40 लाख, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 40 लाख, ओके। उसके बाद मुझे पता है क्या, उसके बाद पता है नॉन करंट असेट 22 लाख, नॉन करंट असेट, ओके। तो नॉन करंट असेट 22 लाख लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल रही है मैं वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 24 लाख ये और 3 लाख ये, तो टोटल शेयर होल्डर फंड की बात करें तो 27 लाख आ गया सर। शेयर होल्डर फंड कितना आ गया? 27 लाख, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती है, एक आती है हमारी शेयर कैपिटल और एक आती है हमारी रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड में मैं सीधा सीधा 27 लाख रुपए लिख देता हूँ, बात ही खत्म हो गई ना। उसके बाद सर देखिए नॉन करंट लायबिलिटी पता है आपको 8 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी ये रही सर, ये लिख लिया, ओके, यहां तक डन, एकदम बढ़िया। आप मुझे एक बात बताइए, जब टोटल असेट यानी असेट का टोटल बैलेंस मुझे 40 लाख पता है, तो लायबिलिटी का टोटल कितना होगा? 40 लाख। ये तो आपको पता ही होगा कि बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है, बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है। तो 40 लाख मुझे ये देखिए, अब फटाफट से यहाँ पर देखिए 40 लाख मुझे ये पता है टोटल असेट है, उसमें से नॉन करंट असेट पता है, तो एक ही असेट बचती है करंट असेट, वो पता चल जाएगी मुझे। फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए, 40 लाख में से 22 लाख माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 18 लाख रुपए करंट असेट का बैलेंस। और ये जो मैंने बैलेंस निकाला है, ये मैंने निकाला है बैलेंसिंग फिगर। ये मैंने कैसे निकाला है? बैलेंसिंग फिगर, ओके।
ऐसे ही आप करंट लायबिलिटी का बैलेंस कैलकुलेट, देखिए 40 लाख मुझे टोटल लायबिलिटीज पता है, टोटल लायबिलिटी में 3 चीजें हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी, 2 चीजें पता है, तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। आप कहेंगे सर 40 लाख में से आप एक तो माइनस कर दीजिए नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख रुपए, और माइनस कर दीजिए सर आप शेयर होल्डर फंड, तो आपके पास आ जाएगा सर 5 लाख रुपए। ये भी जो मैंने निकाला है, ये भी मैंने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर, मुझे गिवन नहीं था, मैंने कैलकुलेट करे हैं सिर्फ बैलेंस शीट से, ठीक है। अब तो आपको करंट रेशो का फॉर्मूला पता ही है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आप कहेंगे सर करंट असेट हमने फाइंड आउट कर लिया है, करंट असेट है मेरे पास 18 लाख रुपए, करंट असेट कितनी है 18 लाख रुपए, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज कितनी है, फटाफट से देखिए, देखिए ये रही करंट असेट मेरे पास और ये रही करंट लायबिलिटी मेरे पास, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी कितनी है मेरे पास 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए इसको, आ जाएगा आपके पास करंट रेशो 18 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, ये आ जाएगा सर 3.6 रेशो 1, 3.6 रेशो 1। कंपनी सही चल रही है बेकार चल रही है, आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि कंपनी के पास 3 रुपए 60 पैसे हैं, अगर वो 1 रुपए की पेमेंट कर दे तो भी उसके पास 2 रुपए 60 पैसे बच जाएंगे, तो भी उसे 2 रुपए 60 पैसे बच जाएंगे। क्लियर हो गया, बिल्कुल सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई है यहाँ तक। अब फटाफट से सर हमें एक चीज और, एक क्वेश्चन और करा दीजिए। देखिए यहां पर देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आप देखिए ध्यान से, आपको गिवन है, आपको गिवन क्या है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 4,80,000 गिवन है, वर्किंग कैपिटल 4,80,000 रुपए गिवन है। ट्रेड पेबल्स गिवन है 2 लाख, ट्रेड पेबल कितने गिवन है 2 लाख, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है 40,000, और आपको करंट रेशियो पूछा है। तो मैं आपसे फटाफट से ये पूछता हूँ करंट लायबिलिटी बताइए, आप कहेंगे सर 2 करंट लायबिलिटी है मेरे पास, एक तो मेरी करंट लायबिलिटी ये है ट्रेड पेबल, और एक बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों ही मेरी करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं मुझे कितना आएगा, ठीक है। मुझे वर्किंग कैपिटल गिवन है, मुझे क्या गिवन है वर्किंग कैपिटल, तो मैं आपको बता देता हूं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सर करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू होती है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब आप कहेंगे सर वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन है 4,80,000, तो मैंने एज इट इज रख दी वर्किंग कैपिटल। करंट असेट वी डोंट नो, करंट लायबिलिटी 2 पता है सर 2,40,000, तो टोटल मेरे पास करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी सर, टोटल मेरे पास करंट लायबिलिटी हो जाएगी 2,40,000 रुपए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो इजी है। तो मुझे आप बता दीजिए ना करंट असेट कितना आएगा, आप कहेंगे सर करंट असेट तो इजी है, 2,40,000 को इधर ले जाइए, तो आप कहेंगे 4,80,000 माइनस 2,40,000, 2,40,000 ही आपके पास क्या आ जाएगी करंट लायबिलिटीज। ओके सॉरी, ये आपके ये यहाँ पर माइनस का है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4,80,000 प्लस 2,40,000, तो यह आ जाएगा 7,20,000 रुपए। करंट असेट आ गया, हाँ जी सर आ गया। करंट रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कहेंगे सर अब तो इजी है, अब तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। कैसे, करंट असेट अभी कैलकुलेट करिए हमने 7,20,000 रुपए, करंट लायबिलिटी हमें पता ही है 2,40,000 रुपए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, रेशो आ जाएगा, आप कहेंगे 7,20,000 डिवाइड बाई 2,40,000, ये आ जाएगा 3:1, क्या आ जाएगा 3:1। कंपनी बेकार चल रही है बढ़िया चल रही है, आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया चल रही है कंपनी, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास टोटल 3 रुपए, उसमें से 1 रुपए अगर लायबिलिटी पे भी कर देगी, वो 1 रुपए की करंट लायबिलिटी की पेमेंट भी कर देगी, तो भी कंपनी के पास 2 रुपए बच जाएंगे, कंपनी बढ़िया चल रही है। चलिए सर बहुत बढ़िया, अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना, और डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बता देता हूं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है,
DE रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला होता है सर डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। और इजी में बता देता हूं इसको, आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो आप मुझे बताइए कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्या होते हैं। आप कहेंगे सर जो 1 साल के बाद जिनकी पेमेंट करनी है वो मेरे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं, जिनकी 1 साल के बाद पेमेंट करनी है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं। शेयर होल्डर फंड में दो ही चीजें आती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर होल्डर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, हाँ जी सर समझ गए। तो जल्दी से एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल गिवन है, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में जाएगी, हाँ जी बिल्कुल जाएगी। तो मैं यहाँ पर दो अलग अलग चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एक कैलकुलेट कर लेते हैं हम शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आएंगी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप सबसे पहले बताइए शेयर कैपिटल आपको गिवन है तो कहां आएगी, शेयर होल्डर फंड में, लिख लिया 6 लाख रुपए। ठीक है जी, हाँ जी सर ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व गिवन है, कैपिटल रिजर्व भी मेरी क्या आती है, रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है, वो मेरे शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, 3,20,000 रुपए। उसके बाद जनरल रिजर्व, ये भी मेरा रिजर्व का पार्ट है, 60,000 रुपए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ये भी मेरा सरप्लस का पार्ट है, 1,40,000। उसके बाद डिबेंचर्स और ये सारी चीजें हैं, डिबेंचर में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है तो यहां पर आ जाएगा ना, तो आ जाएगा ये 5 लाख। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन भी मेरी क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो यहां पर लिख लेंगे 3,40,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी लॉन्ग टर्म नेचर का है तो कुछ सोचना ही नहीं है, 1,12,000। क्लियर हो गया। उसके बाद करंट लायबिलिटी नहीं लेनी, करंट एसेट नहीं लेनी, हम तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ना, करंट की बात कहां से आ गई। अब आप फटाफट से इसका टोटल लगा लीजिए दोनों का, तो आपके पास दोनों चीजें आ जाएंगी। चलिए ये आ जाएगा 5 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 1,12,000, इट विल कम 9,52,000। ये मेरे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद इसका टोटल लगा लेते हैं, 6 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,40,000, 6 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,40,000, यह आ जाएगा 11,20,000। दोनों आ गए, हाँ जी सर। हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, हमने लगाया था लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, तो डीई रेशियो आ जाएगा आपके पास, डीई रेशियो मींस डेब्ट इक्विटी रेशियो, 9,52,000 डिवाइडेड बाई 11,20,000। तो रेशियो क्या आएगा, आप कहेंगे सर इसको डिवाइड कर लीजिए, 9,52,000 डिवाइड बाई 11,20,000, ये आ जाएगा सर 0.85 रेशियो 1। अब बताइए कंपनी बेकार चल रही है या बढ़िया चल रही है। आप कहेंगे सर पिछली बार तो रेशियो ज्यादा था तो हम बढ़िया बता रहे थे, अब की बार तो कम आ गया तो बेकार चल रही है। सर आपने फॉर्मूला लगाया है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 0.85 है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, और शेयर होल्डर फंड है आपके पास 1 रुपीज। यानी जो आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, उधार आपने लगा रखा है 0.85, और आपका खुद का जो पैसा है वो है 1 रुपए, तो आप उस कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे या नहीं चाहोगे। एक बात बताइए ना सर, अगर इसके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ज्यादा होते और इसका खुद का मालिक का हिस्सा जो होता है वो कम होता है, यानी खुद कैपिटल कम लगा रहा है, उधार पैसे पे ज्यादा वो डिपेंड है, उधार लेकर के बिजनेस चला रहा है, तो क्या उस कंपनी में पैसा लगाओगे आप कहोगे सर वो रिस्क है, उसमें नहीं लगाना चाहिए। इसमें शेयर होल्डर फंड ज्यादा है
शेयर होल्डर फंड कहने का मतलब बिजनेस का जो खुद का पैसा है, मालिक का जो खुद का पैसा है, ओनर का जो खुद का पैसा है, शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लोन्स, एज कंपेयर टू डेब्ट्स। बाहर से जो मार्केट से उधार ले रखा है वो कम है, समझे? हाँ जी सर समझ गए, कोई दिक्कत। तो कंपनी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उतनी भी ठीक नहीं है क्योंकि 0.15 का ही डिफरेंस है, तो लेकिन फिर भी फाइनेंशियली देखें तो ठीक है। ओके, समझ आ गया सर। अब सर लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। देखिए आपको क्या क्या गिवन है। टोटल असेट गिवन है आपको 2,30,000 रुपए, टोटल डेप्ट गिवन है 1,50,000 रुपए, करंट लायबिलिटीज गिवन है आपको 30,000 रुपए, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल डेप्ट इक्विटी रेशो। क्या कैलकुलेट करना है, डेप्ट इक्विटी रेशो। चलिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लीजिए, और आपको पता ही है कि बैलेंस शीट जो बनती है वो कैसे बनती है, अब शेड्यूल नंबर 3 पार्ट 1 के अनुसार, ठीक है? तो वो मैं एक रफ बैलेंस शीट बना देता हूं आप लोगों के लिए। चलिए सर ठीक है, तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले लायबिलिटीज में हम शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखते हैं, और करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। उसके बाद में हम टोटल लगाते हैं, उसके बाद में हम टोटल लगाते हैं असेट्स का। ये मेरी असेट्स होती हैं सारी, यही तो है। तो टोटल असेट मुझे पता है 2,30,000, मैं यहां लिख देता हूं 2,30,000। ओके, जब टोटल असेट 2,30,000 है तो लायबिलिटीज का टोटल भी 2,30,000 ही होगा ना? हाँ जी सर, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पता है हमें बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है, बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है, ये तो पता है, क्लियर हो गया। सर टोटल डेब्ट यानी टोटल लायबिलिटीज 1.5 लाख है, उसमें से करंट लायबिलिटीज हमारे पास 30,000 है, तो नॉन करंट नेचर की कितनी हुई? करंट लायबिलिटी 30,000 है ना, मैं लिख देता हूँ करंट लायबिलिटी 30,000 है, ये लो। चलिए ये लो, ये लिख दिया मैंने। टोटल लायबिलिटीज मेरे पास 1.5 लाख है, उसमें से करंट लायबिलिटीज 30,000 है, तो नॉन करंट कितनी हो गई? 1,20,000। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? सर आ गया, टोटल लायबिलिटीज 1.5 लाख है, उसमें से करंट की पता है हमें कितनी है, तो बाकी की लॉन्ग टर्म ही तो बची, नॉन करंट ही तो बची। हाँ जी सर। देखिए अब आपके पास ये पता है 2,30,000 है, इसमें से ये दो चीजें पता है, तो तीसरी फाइंड आउट हो सकती है या नहीं हो सकती? आप कहेंगे सर इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2,30,000 में से माइनस कर दीजिए 1,50,000 रुपए, ये आ जाएगा सर 80,000 रुपए। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हमने जो निकाला है वो निकाला है हमने बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकाला है ये हमने? बैलेंसिंग फिगर। ओके, बस हो गया क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है? डेप्ट इक्विटी रेशो यानी डी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो। कैसे निकालेंगे आप? फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, यही तो फॉर्मूला है। लॉन्ग टर्म डेप्ट्स अभी तो बताया था सर, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स ये है ना, ये लॉन्ग टर्म ही तो है, नॉन करंट। अरे जो नॉन करंट लायबिलिटी है ये लॉन्ग टर्म डेप्ट्स ही तो है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत ही नहीं है ये तो 1,20,000 लिख लिया, डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड कितना है? शेयर होल्डर फंड अभी हमने कैलकुलेट करा कितना? 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए हमारे पास आ गया शेयर होल्डर फंड। चलिए सर कैलकुलेट कीजिए, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 80,000, यह आएगा 1.5:1, 1.5:1। कंपनी बेकार है, सही है? आप कहेंगे सर कंपनी की हालत खराब है, कंपनी ठीक नहीं, क्योंकि इसकी जो लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हैं वो ज्यादा है, मालिक का बिजनेस का खुद का पैसा कम है, 1.5 रुपए है डेप्ट का जो लॉन्ग टर्म डेप्ट जो प्रपोर्शन है, जो हिस्सा है, और 1 रुपए है सिर्फ मालिक का हिस्सा, तो इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? समझ गए?